हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी नेट और अन्य प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं के लिए इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। और इतिहास विषय के ये जो प्रश्न आप लोगों को मेरे द्वारा प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, इस समय आधुनिक भारत से संबंधित कराए जा रहे हैं। आधुनिक भारत में देखिए, हम लोगों ने इसके पहले भी है 3-4 क्लासेस में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनका प्रैक्टिस किया था। आज की क्लास जो है आधुनिक भारत की 5वीं क्लास है और इसमें हम लोगों को जितने भी और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आधुनिक भारत से उनको भी प्रैक्टिस करना है। देखिए, हम लोगों ने ये जो प्रैक्टिस सेट वाली जो क्लास है काफी दिनों से पहले शुरू की है और इसमें मैंने आप लोगों को लिखे लगभग 33 क्लासेस करा दी है। ये इतिहास की देखिए संपूर्ण रूप से देखा जाए तो 34वीं क्लास है और आधुनिक भारत की 5वीं क्लास। तो देखिए, जो भी चीजें आप लोग को कराई जा रही है ये हर एग्जाम में देखिए पूछे जाने वाले प्रश्न है। ये किसी न किसी परीक्षा में पहले पूछे गए हैं, तो आप लोग इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए। इनके जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोग को व्याख्या के रूप में बताए जाते हैं उनको भी नोट करके रखिए, जिससे क्या होगा कि अगर आपके परीक्षा में किसी दूसरे तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है तो भी आपको उसका उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आपको और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आधुनिक भारत से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। हाँ, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये देखिए आधुनिक भारत की आपकी 5वीं क्लास है। इसमें देखिए हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। यानी अपने देश में गांधी जी के काल में उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन चलाए गए थे, जिसमें 3 महत्वपूर्ण आंदोलन जो है उनके द्वारा चलाए गए। इसके अलावा कई अन्य और छोटे आंदोलन चलाए गए थे, लेकिन ये 3 जो है बहुत महत्वपूर्ण थे और बहुत बड़े बड़े आंदोलन थे, जिसमें सबसे पहले असहयोग, उसके बाद सविनय अवज्ञा और फिर भारत छोड़ो आंदोलन। इसका देखिए हम लोग पार्ट 1 जो है, यानी इसमें इन सब चीजों से संबंधित हम लोग को 60 प्रश्न प्रैक्टिस करने हैं, जिसमें देखिए 30 प्रश्न जो है इसकी पहली क्लास में करेंगे हम लोग और 30 प्लस इसके आगे वाली क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके पहले वाली 30 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी के बचे हुए प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का जो देखिए पहला प्रश्न है आपका, वो देखिए क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। यानी पूछा जा रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना कब की गई थी। तो ये है 1880, 1885, 1890, 1900। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना देखिए 1880 नहीं, 1890 नहीं, 1900 बल्कि कब की गई थी, 1885 से। कहाँ पे हुई थी, तो बंबई की ग्वालियर टैंक मैदान में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई में की गई थी। अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। यानी जब कांग्रेस का गठन हो गया तो जिसका जो पहला सत्र हुआ तो उसके अध्यक्ष कौन थे। तो पहला देखिए दिया दादा भाई नौरोजी, दूसरा दिया व्योमेश चंद्र बनर्जी, तीसरा दिया है फिरोज शाह मेहता और चौथा दिया है गोपाल कृष्ण गोखले। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता देखिए किसने की थी, तो देखिए दादा भाई नौरोजी ने नहीं, फिरोज शाह मेहता ने नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले ने नहीं, बल्कि किसने किया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। इस क्वेश्चन का देखिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 ईस्वी में बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इनको देखिए शॉर्टकट में आपके ऑप्शन में दिया जा सकता है कि WC बनर्जी, तो ये इन्हीं का ये नाम है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो पहला देखिए दिया एओ ह्यूम, दूसरा दिया है महात्मा गांधी, तीसरा दिया गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा दिया बाल गंगाधर तिलक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक देखिए बाल गंगाधर तिलक नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं, महात्मा गांधी नहीं, बल्कि कौन था, एओ ह्यूम। यानी इस क्वेश्चन का देखिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। ठीक, तो देखिए आंसर क्या है, ए है। व्याख्या क्या होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश प्रशासक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा भारतीय राजनीतिक एकता के उद्देश्य से की गई। यानी ये जो है ब्रिटिशों के ही अंतर्गत काम करने वाले एक प्रशासनिक अधिकारी थे
जिन्होंने रिटायरमेंट लेने के बाद इस संस्था की स्थापना की थी। देखिए अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी दलों में विभाजन कब हुआ, यानी कांग्रेस का जो नरमपंथी और गरमपंथी दल था ये आपस में कब अलग हुए। पहला देखिए दिया 1905, दूसरा दिया 1906, तीसरा दिया 1907, चौथा दिया 1916। तो कांग्रेस के गरमपंथी और नरमपंथी दलों में देखिए सूरत में विभाजन हुआ था। तो कब हुआ था? 1905 में नहीं, 1906 में नहीं, 1916 में नहीं, बल्कि कब हुआ था? 1907 में। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गई, जिसमें गरमपंथी और नरमपंथी दो दल थे। यहाँ देखिए दोनों बार नरमपंथी और गरमपंथी। 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने। इसका देखिए मुख्य कारण क्या था कि कुछ वैचारिक मतभेद थे। वैचारिक मतभेद थे क्या कि जो नरमपंथी नेता थे जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, ये ब्रिटिश सरकार के साथ संवैधानिक तरीकों और बातचीत के माध्यम से धीरे धीरे सुधार चाहते थे, जबकि जो गरमपंथी नेता थे जैसे बाल गंगाधर तिलक ये और लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, इनका कहना था कि स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा जैसे सीधे और आक्रामक तरीकों की वकालत की वजह से ये लोग चाहते थे कि अंग्रेजों को हम लोग खुल के विरोध करें। तो इसकी वजह से इनके बीच में मतभेद था। इसके अलावा जो अध्यक्ष पद का चुनाव था उसके लिए भी विवाद हो गया। 1907 का जो सत्र का अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार चुना गया था वो देखिए गरमपंथी लोग तिलक जी को चाहते थे या लाला लाजपत राय को, जबकि जो नरमपंथी लोग थे वो देखिए डॉक्टर रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। तो इसी बातों के लिए इनके बीच में मतभेद हो गया और मतभेद के बाद फिर अलग हो गए और फिर इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? रास बिहारी घोष के द्वारा। ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि स्वतंत्र स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो देखिए पहला दिया है गांधी जी, दूसरा दिया तिलक, तीसरा दिया नेहरू, चौथा दिया लाला लाजपत राय। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये देखिए कथन किसका है? लाला लाजपत राय का नहीं, नेहरू का नहीं, गांधी जी का नहीं, बल्कि किसका है? तिलक का, यानी बाल गंगाधर तिलक जी ने ये जो है कथन अपने उस समय दिया था। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए सही उत्तर है बी। व्याख्या क्या होगा कि यह प्रसिद्ध नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जन जागरण का प्रतीक बन गया। यह नारा देखिए 1916 से 1918 के दौरान होम रूल आंदोलन के दौरान बहुत प्रमुखता से इस्तेमाल किया गया था। ठीक। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां नंबर, उसमें क्या पूछा जा रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन देखिए 1905, दूसरा दिया 1906, तीसरा दिया 1907 और चौथा दिया 1908। तो मुस्लिम लीग की स्थापना देखिए 1908 में नहीं, 1907 में नहीं, 1905 में नहीं, बल्कि कब हुई थी? 1906 में हुई। कहाँ पर हुई थी? वर्तमान ढाका में, जो इस समय बांग्लादेश की राजधानी है, वहीं पर इसकी स्थापना हुई थी। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में की गई, यानी इसके संस्थापक कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह। इसके अलावा इसमें देखिए आगा खान जो सर सुल्तान मोहम्मद शाह के नाम से जाने जाते थे, मोहसिन उल मुल्क, मियां मोहम्मद शफी जैसे नेताओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका पहला अधिवेशन देखिए 1907 ईस्वी में कराची में हुआ था। ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन देखिए दिया 1914, दूसरा दिया 1915, तीसरा दिया 1916, चौथा दिया 1919। तो लखनऊ समझौता देखिए 1914 नहीं, 1915 नहीं, 1919 नहीं, बल्कि 1916 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, जिसे क्या कहा जाता था? लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। इसका उद्देश्य देखिए हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करना था। बाल गंगाधर जो तिलक थे वो कांग्रेस और मोहम्मद अली जिन्ना जो है मुस्लिम लीग के नेतृत्व और प्रयासों से, एनी बेसेंट का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान हुआ था, यानी इसमें इन तीन लोगों के योगदान से यह समझौता हुआ था। और इसमें हुआ क्या था कि कांग्रेस के जो नरम दल और गरम दल थे उनको आपस में जोड़ा गया और मुस्लिम लीग के साथ भी जो है बेहतर तरीके से एकता स्थापित की गई।
अधिवेशन की अध्यक्षता देखिए अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई, यानी अंबिका चरण मजूमदार जो थे इसके अध्यक्ष थे। ठीक, देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था, यानी गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया था भारत में। तो पहला देखिए दिया चंपारण, दूसरा दिया खेड़ा, तीसरा दिया अहमदाबाद, चौथा दिया बारदौली। तो गांधी जी ने देखिए अपना पहला सत्याग्रह जो भारत में किया था वो देखिए बारदौली में नहीं, अहमदाबाद में नहीं, खेड़ा में नहीं, बल्कि कहाँ पर किया था, चंपारण में। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि 1907 में बिहार के चंपारण में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह जो है किसानों के नील की खेती के शोषण के खिलाफ चलाया था, यानी अंग्रेजों के द्वारा कि वहाँ के किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी, जिसके विरोध में गांधी जी ने उनके शोषण के विरोध में इस आंदोलन को चलाया था। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में किसानों को देखिए अपनी भूमि के 1/3 हिस्से, यानी 3 कठिया प्रणाली इसको कहा जाता था, यानी उनके पास जो भूमि होती थी उसका 1/3 हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी। इसके वजह से जो किसान थे वो बहुत जो खाद्यान्न अनाज होते थे उसको नहीं उपजा पाते थे और इसको बहुत कम कीमत पर उनको बेचना भी पड़ता था। इसके वजह से इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता था और वो धीरे धीरे गरीबी के जीवन को जी रहे थे, उनके खाने पीने की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या है कि असहयोग आंदोलन की घोषणा कब की गई थी, यानी असहयोग आंदोलन कब घोषित किया गया। तो पहला देखिए दिया 1919, 1920, 1921, 1922। तो असहयोग आंदोलन की घोषणा देखिए 1919 नहीं, 1921 नहीं, 1922 नहीं, बल्कि कब हुई थी, 1920 ईस्वी में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि असहयोग आंदोलन की घोषणा जो है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी, जालियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के विरोध में। यानी ये आंदोलन घोषित इसलिए किया गया था कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में और रॉलेट एक्ट जैसा कानून जो अंग्रेजों के द्वारा लाया, इन्हीं दोनों की वजह से गांधी जी ने इन्हीं के विरोध में इस आंदोलन को चलाया था। असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया, यानी इन्होंने घोषणा की और फिर इसको कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशन में पारित करा दिया गया। इसके बाद देखिए दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में अंतिम रूप से इसे अपनाया गया और स्वीकृति दी गई, जिसके बाद यह 1 अगस्त 1920 से शुरू हो चुका। ठीक है, तो यानी इस तरीके से इस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि असहयोग आंदोलन किस कारण से स्थगित किया गया था। तो पहला देखिए दिया ब्रिटिश दमन के कारण, दूसरा दिया चौरी चौरा कांड के कारण, तीसरा दिया है कांग्रेस के विभाजन के कारण और चौथा दिया गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण। तो असहयोग आंदोलन देखिए कैसे स्थगित किया गया था, तो गांधी जी की गिरफ्तारी की वजह से नहीं, कांग्रेस के विभाजन के नहीं, अंग्रेजों के दमन के कारण नहीं, बल्कि चौरी चौरा जो कांड हो गया था 1922 ईस्वी में, उसी की वजह से इसको स्थगित करना पड़ा। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि फरवरी 1922 में चौरी चौरा में हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने अहिंसा के सिद्धांत के उल्लंघन के कारण आंदोलन को स्थगित कर दिया। 4 फरवरी 1922 को हिंसक भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था। इस घटना से गांधी जी ने आहत होकर आंदोलन को हिंसात्मक होने से बचाने के लिए क्या कर लिया, इसको वापस ले लिया। इस घटना के बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को बारदौली में कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को तत्काल जो है स्थगित करने का निर्णय लिया। ठीक है, तो इस तरीके से इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था, यानी असहयोग आंदोलन किस उद्देश्य से स्थगित किया गया था। तो पहला देखिए दिया स्वराज प्राप्त करना, दूसरा दिया है ब्रिटिशों से समझौता करना, मुस्लिम लीग को समर्थन देना, कांग्रेस को समाप्त करना। तो देखिए जो असहयोग आंदोलन था उसका उद्देश्य कांग्रेस को समाप्त करना नहीं, मुस्लिम लीग को समर्थन देना नहीं, ब्रिटिशों से समझौता करना नहीं, बल्कि क्या था, स्वराज को प्राप्त करना। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि असहयोग आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य था महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण शासन का अहिंसात्मक तरीके से विरोध करना, स्वराज यानी स्वशासन को प्राप्त करना, ब्रिटिश संस्थानों, अदालतों, स्कूलों, विदेशी कपड़ों,
का बहिष्कार करके ब्रिटिश आर्थिक और सत्ता संरचना को चुनौती देना, ताकि भारत की स्वतंत्रता की मांगों पर ध्यान दिया जा सके और आत्मनिर्भरता लाई जा सके। गांधी जी ने इसे देखिए रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत मुद्दे से जोड़ा था। अगला प्रश्न देखिए क्या है, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किन संस्थाओं से विद्यार्थियों को त्याग करने के लिए कहा था, यानी गांधी जी ने कौन सी संस्थाओं को छोड़ने के लिए कहा था विद्यार्थियों को। तो पहला देखिए दिया सरकारी विद्यालय और कॉलेज, दूसरा दिया निजी विद्यालय, तीसरा दिया धार्मिक संस्थान, चौथा दिया विदेशी विश्वविद्यालय। तो गांधी जी ने जिन संस्थाओं को छोड़ने के लिए कहा था, देखिए विदेशी विश्वविद्यालय नहीं, धार्मिक संस्थान नहीं, निजी विद्यालय नहीं, बल्कि कैसे थे, सरकारी विद्यालय और कॉलेजों को छोड़ने की बात गांधी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसका सही आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने विद्यार्थियों से सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों और कॉलेजों यानी सरकारी शिक्षण संस्थानों से त्यागपत्र देना, बहिष्कार करना और राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों में पढ़ने का आग्रह किया था, जिससे क्या है कि ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली से पूरी तरह असहयोग हो सके। ठीक है, यानी इन्होंने सरकारी चीजों जो भी थी उनको छोड़ने के लिए कहा। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि असहयोग आंदोलन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं था। तो असहयोग आंदोलन में किसने अपने आप को शामिल नहीं किया था, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, लाला लाजपत राय। तो असहयोग आंदोलन में जो व्यक्ति शामिल नहीं था वो देखिए मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, लाला लाजपत, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है इसमें शामिल नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया था क्योंकि वे सामाजिक समानता और अस्पृश्यता उन्मूलन पर अधिक बल देते थे। इसके अलावा देखिए जस्टिस पार्टी, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट जैसे नेता भी इसमें शामिल नहीं थे। शामिल होने वाले मुख्य समूह में देखिए कौन था, छात्र थे, वकील थे, शिक्षक थे, सरकारी कर्मचारी, किसान, मजदूर और बागान मजदूर इसमें शामिल थे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि असहयोग आंदोलन के स्थगन का प्रमुख कारण क्या था। तो असहयोग आंदोलन स्थगित क्यों किया गया, तो ब्रिटिश दमन, चौरी चौरा हिंसक घटना, गांधी जी की गिरफ्तारी, कांग्रेस का विभाजन। देखिए ये क्वेश्चन लग रहा है दोबारा रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो है सब कुछ आप लोग को पहले से बताया गया है। तो इस क्वेश्चन को भी देख ही लेते हैं। इसका आंसर देखिए अभी मैंने आप लोग को करा ही दिया था। तो इसका देखिए असहयोग आंदोलन स्थगित क्यों हुआ था, कांग्रेस के विभाजन की वजह से नहीं, गांधी जी की गिरफ्तारी नहीं, ब्रिटिश दमन नहीं, बल्कि चौरी चौरा की हिंसक घटना की वजह से। तो सही उत्तर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए आंसर बी है। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को जो चौरी चौरा घटना हुई थी उत्तर प्रदेश में, इस पर पुलिस ने भीड़ पर हिंसक हमला किया था, जिससे गांधी जी ने आंदोलन को वापस लिया। यानी पुलिस के द्वारा जो है लोगों पर हमला किया गया, फिर लोगों ने पुलिस को दौड़ा लिया और थाने में जाकर आग लगा दी, जिससे बहुत से पुलिसकर्मी मारे गए। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। पहला देखिए दिया 1928, 1930, 1932, 1935। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन देखिए शुरू कब हुआ था, 1928 को नहीं, 1932 को नहीं, 1935 को नहीं, बल्कि 1930 ईस्वी में हुआ था। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से पैदल दांडी यात्रा प्रारंभ की और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन को उन्होंने प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस कानून के उल्लंघन से आरंभ हुआ था। तो पहला देखिए दिया नमक कानून, दूसरा दिया रॉलेट एक्ट, तीसरा दिया प्रेस एक्ट, चौथा दिया औद्योगिक कानून। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन देखिए जिस कानून के उल्लंघन से आरंभ हुआ था, औद्योगिक कानून नहीं, प्रेस एक्ट नहीं, रॉलेट एक्ट नहीं, बल्कि नमक कानून। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि ब्रिटिश सरकार ने नमक उत्पादन और बिक्री पर एकाधिकार करके रखा था, यानी इसकी बिक्री भी वही लोग करेंगे और इसका उत्पादन भी वही, भारतीयों को इसकी अनुमति नहीं थी। तो इसी के विरोध में गांधी जी ने इस कानून को तोड़ते हुए दांडी में समुद्र के पानी से नमक बनाकर इस कानून का उल्लंघन किया और फिर वहीं से इस आंदोलन की शुरुआत की। अगला प्रश्न देखिए क्या है, दांडी यात्रा कितनी दूरी तय
तय की गई थी, यानी दांडी यात्रा के लिए गांधी जी ने कितनी दूरी तय की थी। देखिए दिया 150 मील, 240 मील, 300 मील, 400 मील। तो दांडी यात्रा करने के लिए गांधी जी ने देखिए 400 मील नहीं, 300 मील नहीं, 150 मील नहीं, बल्कि 240 मील की यात्रा की थी। यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर बी है। व्याख्या क्या होगा कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती से दांडी तक लगभग 240 मील यानी 385 किलोमीटर की यात्रा को 24 दिनों में पूरा किया था। ठीक है, और वहां पर पहुंचकर जो है नमक कानून का उल्लंघन करते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो पहला देखिए 1929, 1930, 1931, 1932। तो गांधी इरविन समझौता देखिए 1929 में नहीं, 1930 में नहीं, 1932 में नहीं, बल्कि कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। देखिए आंसर सी है। व्याख्या क्या होगा कि 5 मार्च 1930 ईस्वी को दिल्ली में गांधी जी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच यह समझौता हुआ, जिसके तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने पर सहमति दे दी। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले हुआ था। यानी यह दूसरे गोलमेज सम्मेलन पहले से हुआ था और इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो देखिए आंसर क्या होगा? पहला दिया है लॉर्ड रीडिंग, दूसरा दिया लॉर्ड इरविन, तीसरा दिया लॉर्ड वेलिंगटन और चौथा दिया लॉर्ड लिनलिथगो। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का जो वायसराय था वो देखिए लॉर्ड लिनलिथगो नहीं, लॉर्ड वेलिंगटन नहीं, लॉर्ड रीडिंग नहीं, बल्कि लॉर्ड इरविन था। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे, जिनके साथ गांधी जी ने 1931 में समझौता किया था। लॉर्ड इरविन ने देखिए 1926 से 1930 ईस्वी तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या है, गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कब लंदन की यात्रा की थी? यानी गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लेने गए थे तो कब गए थे? तो पहला देखिए दिया अगस्त 1931, दूसरा दिया सितंबर 1931, अक्टूबर 1931, नवंबर 1931। तो गांधी जी देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए नवंबर में नहीं, अक्टूबर में नहीं, सितंबर में वहां पहुंच गए थे, तो अगस्त में यहाँ से गए थे। तो यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए। ठीक, 29 अगस्त को यहाँ गए थे। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि गांधी जी ने गांधी इरविन समझौते के बाद सितंबर 1931 ईस्वी में लंदन जाकर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन सम्मेलन क्या हो गया? निष्फल रहा, यानी सफल नहीं हुआ। 29 अगस्त 1931 को वो एसएस राजपुताना नामक जहाज से इंग्लैंड के लिए रवाना हुए थे और यह देखिए सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त हुआ? पहला देखिए दिया 1931, 1932, 1933, 1934। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन देखिए समाप्त कब हुआ? 1931 नहीं, 32 नहीं, 33 नहीं, बल्कि कब हुआ था? 1934 में। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या है? डी। देखिए आंसर है डी। व्याख्या क्या होगा कि गांधी जी ने 1934 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया, क्योंकि आंदोलन की गति कमजोर पड़ चुकी थी और जनता में थकान उत्पन्न हो गई थी। आंदोलन को देखिए मई 1933 ईस्वी में निलंबित किया गया और अंततः 1934 ईस्वी में वापस ले लिया। 1933 में निलंबित हुआ और 1934 में वापस। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्न में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक सक्रिय था? यानी जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा था तो कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा सक्रिय था? तो पहला देखिए दिया बंगाल, दूसरा दिया गुजरात, तीसरा दिया उड़ीसा, चौथा दिया उत्तर प्रदेश। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत कहाँ हुआ था? गुजरात में। तो इससे सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होगा? उत्तर प्रदेश नहीं, उड़ीसा नहीं, बंगाल नहीं, बल्कि कौन सा राज्य? गुजरात। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कई क्षेत्र सक्रिय थे, लेकिन गुजरात,
और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत जहां पर खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया, ये सबसे अधिक सक्रिय क्षेत्र में से शामिल। इसके अलावा देखिए तमिलनाडु में भी श्री राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक नमक मार्च का नेतृत्व किया। उसके अलावा देखिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भी नमक कानून तोड़े गए और चौकीदारी कर न देने जैसे अभियान चलाए गए। महाराष्ट्र के सोलापुर में विरोध प्रदर्शन हुए और सतारा ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। यानी इसके अलावा इन सब क्षेत्रों में भी इस आंदोलन का जो है प्रभाव देखने को मिला। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चलाया जा रहा था तो उस कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहे थे। तो पहला देखिए जवाहरलाल नेहरू, दूसरा दिया सरदार पटेल, तीसरा दिया सुभाष चंद्र बोस और चौथा दिया राजेंद्र प्रसाद। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो राजेंद्र प्रसाद नहीं, सुभाष चंद्र बोस नहीं, सरदार पटेल नहीं, बल्कि जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि 1930 ईस्वी में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। तो पहला देखिए दिया पंडित नेहरू, दूसरा दिया सुभाष चंद्र बोस, तीसरा दिया महात्मा गांधी, चौथा दिया सरदार पटेल। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा देखिए किसने दिया था, सरदार पटेल ने नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने नहीं, पंडित नेहरू ने नहीं, बल्कि किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, जिसको अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, यहीं से उन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो क्विट इंडिया जैसा नारा दिया था। भारत छोड़ो का नारा जो है समाजवादी नेता यूसुफ मेहर अली ने गढ़ा था। यानी जो मूल रूप से अगर इसको नारे को किसी ने शुरू किया था तो किसने किया था, यूसुफ अली जो है यूसुफ मेहर अली ने। लेकिन महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के दौरान इस नारे को प्रसिद्ध बनाया, जो आंदोलन का मुख्य आह्वान बन गया और जनता को पूर्ण समर्पण के लिए प्रेरित किया। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए 1940, 1941, 1942, 1943। देखिए 1940 नहीं, 43 नहीं, 1942 में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के बंबई सत्र में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ और अगले दिन 9 अगस्त को आंदोलन शुरू किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो देखिए पहला दिया लॉर्ड लिनिथगो, दूसरा दिया लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा दिया लॉर्ड वेवेल और चौथा दिया लॉर्ड इरविन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो भारत के वायसराय थे, देखिए लॉर्ड इरविन नहीं, लॉर्ड वेवेल नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन नहीं, लॉर्ड लिनिथगो थे। यानी इसका उत्तर देखिए इसका ए है। आंसर देखिए क्या होगा, ए। व्याख्या क्या होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत के वायसराय जो है लॉर्ड लिनिथगो थे, जो 1936 से 1940 तक वायसराय रहे और उनका कार्यकाल जो है ब्रिटिश वायसराय के रूप में सबसे लंबा था। इस दौरान उन्होंने देखिए आंदोलन के खिलाफ कठोर दमनकारी नीतियां अपनाई। यानी ब्रिटिश वायसराय में इनका कार्यकाल सबसे लंबा था, 1936 से लेकर 1944 ईस्वी तक। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो पहला देखिए दिया है महात्मा गांधी, दूसरा दिया जवाहरलाल नेहरू, तीसरा दिया सुभाष चंद्र बोस और चौथा दिया लाला लाजपत राय। तो करो या मरो का नारा देखिए किसने दिया था, लाला लाजपत राय ने नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, बल्कि किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। यानी इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का आह्वान किया था, जब उन्होंने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में ब्रिटिश शासन के खिलाफ अंतिम और निर्णायक लड़ाई का आह्वान किया था, ताकि भारतवासियों को अंतिम स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया जा सके। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे पहले गिरफ्तार किए गए नेता कौन थे। तो पहला देखिए दिया गांधी जी और नेहरू, दूसरा दिया पटेल और आजाद, तीसरा दिया सभी शीर्ष नेता और चौथा है केवल सुभाष चंद्र बोस।
तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे पहले गिरफ्तार किए गए नेता देखिए, केवल सुभाष चंद्र बोस नहीं, पटेल और आजाद नहीं, गांधी जी और नेहरू नहीं, बल्कि सभी शीर्ष नेता थे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि आंदोलन शुरू होते ही 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद सहित सभी प्रमुख कांग्रेस नेता गिरफ्तार कर लिए। यानी इसमें किसी एक को पहले नहीं गिरा गया, बल्कि सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी और सरोजिनी नायडू को देखिए आगा खान पैलेस में पुणे में जो है वहां रखा गया, जबकि अन्य नेताओं को अहमदनगर किले में नजरबंद कर दिया गया, जिससे आंदोलन का जो नेतृत्व था वो दूसरी पंक्ति के नेताओं जैसे जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया ने भूमिगत रहकर संभाला था। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत छोड़ो आंदोलन जब चलाया जा रहा था तो उस समय समानांतर पैरेलल जो है गवर्नमेंट कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो दिया है सतारा, नागपुर, कानपुर, मदुरै। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो समानांतर सरकार बनाई गई, देखिए मदुरै नहीं, कानपुर नहीं, नागपुर नहीं, बल्कि सतारा में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान कई जगहों पर समानांतर सरकारें यानी स्वतंत्र सरकारें स्थापित की गई थी, जिसमें देखिए बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, सतारा में वाई वी चौहान और नाना पाटिल के नेतृत्व में, जिसका नाम क्या था? पत्री सरकार। उसके अलावा देखिए तामलुक पश्चिम बंगाल में ताम्रलिप्त जाति सरकार के नाम से, तालचर उड़ीसा में लक्ष्मण नायक के नेतृत्व में, और इस जितनी तमलुक सरकार थी वो देखिए सबसे लंबे समय तक यानी दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक चली। यानी सबसे लंबी जो समानांतर सरकार बनाई गई वो तामलुक की जाति सरकार थी। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो पहला देखिए दिया अबुल कलाम आजाद, दूसरा दिया जवाहरलाल नेहरू, तीसरा दिया सुभाष चंद्र बोस, चौथा दिया सरदार पटेल। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय देखिए कांग्रेस की अध्यक्षता की जा रही थी सरदार पटेल के द्वारा नहीं, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नहीं, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं, बल्कि अबुल कलाम आजाद के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि 1942 ईस्वी में जब भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ तब कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। वे देखिए 1940 से 1946 ईस्वी तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ प्रैक्टिस किया और मैंने अपनी तरीके से आप लोगों को हर चीज को अच्छे तरीके से बताने का, समझाने का भी प्रयास किया। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बावजूद भी आपको लगता है कि किसी भी ऑप्शन में, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि आपको दिखती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट को देखूंगा, उसमें जो भी गलतियां निकलेंगी मैं उसको संशोधित करने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।